नमस्कार, ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय देश और दुनिया के लगभग 140 देशों में अपने आध्यात्मिक उद्देश्यों को लेकर सक्रिय है। 20वीं शताब्दी में जब दादा लेखराज ने इसकी नींव रखी थी, हमारा देश आज़ाद भी नहीं था। आज 21वीं शताब्दी में अपने कई वर्षों के सफ़र के दौरान इस विश्वविद्यालय ने काफ़ी विकास किया है। अपने कई विंगों के माध्यम से यह अलग अलग सेवाएं दे रहा है। इस विश्वविद्यालय की प्रमुख और संचालिका महिलाएं ही होती हैं। आज हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सरिता बहन, जो इस विषय पर चर्चा करेंगी। नमस्कार सरिता बहन, आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका इस विश्वविद्यालय से कैसे जुड़ना हुआ? बचपन से ही एक कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाई जाए, उसके लिए मुझे मेडिटेशन सीखने की एक इच्छा थी कि मेडिटेशन से हम अपनी कंसंट्रेशन पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं। जी। तो ऐसे ही हमारे स्कूल के एक टीचर, मैंने उनके बारे में सुना कि ये मेडिटेशन करते हैं और मैंने देखा कि उनकी जो पर्सनालिटी है उसमें एक डिविनिटी नजर आती थी, उनकी फेस पे ग्लो नजर आता था। तो मैं सोचती थी कि ये इतने एनर्जेटिक, इतने फ्रेश कैसे रहते हैं। उनकी लाइफ से इंस्पायर होके मुझे ऐसा लगा कि देखे तो सही कि ये क्या करते हैं। तो जब मुझे पता चला कि वो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं और वो रेगुलर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, ब्रह्मा कुमारी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं और इसीलिए इनके अंदर इतनी डिविनिटी है, इतने एनर्जेटिक रहते हैं, इतने सेल्फ डिसिप्लिन है, तो उनकी उस डिवाइन पर्सनालिटी से इंस्पायर होके मैंने भी सोचा कि मुझे भी मेडिटेशन सीखना है। जी। तो ऐसे ही जब मैं 8th क्लास में थी तो स्कूल की छुट्टियां थी और बाय चांस मुझे ऐसा लगा कि चलो चलते हैं, देखते हैं ये क्या चीज़ है। तो मैं अपनी मदर के साथ गई और वहाँ पर ब्रह्मा कुमारी का छोटा सा मेडिटेशन सेंटर था। वहाँ पर हमने 7 डेज कोर्स किया। तो फर्स्ट डे ही जब मैंने फील किया कि एक मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, एक शाइनिंग स्टार हूँ, और मैंने खुद को ऐसे फील किया कि मैं बहुत लाइट हूँ। जी। और नेक्स्ट डे जब मुझे गॉड के बारे में पता चला कि गॉड एक पॉइंट ऑफ लाइट है, एक ब्यूटीफुल शाइनिंग स्टार है, गॉड इज लाइक अ डायमंड, और मैंने वो छोटी सी एक पॉइंट ऑफ लाइट का एक सिंबल जो मुझे वहां से मिला, और घर में बंद कमरे में मैं उस पॉइंट ऑफ लाइट के सिंबल को लगा करके मैंने मेडिटेशन किया। तो मैंने गॉड से कम्युनिकेट किया। मुझे ऐसा लगा कि गॉड इज माय बेस्ट फ्रेंड। और जब मैं गॉड से बातें करती थी पॉइंट ऑफ लाइट से, मुझे ऐसे लगता था कि जैसे उनसे एक स्पार्कलिंग रेज निकलती हुई नजर आ रही है, एंड आई फील दैट गॉड इज स्माइलिंग विथ मी, ही इज गिविंग मी अ रिस्पॉन्स। तो धीरे 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 मैं मेडिटेशन को एंजॉय करने लगी और मुझे ऐसा लगा कि गॉड की इस एनर्जी को मैं फील करके अपने आप में इतना फ्रेशनेस फील कर रही हूँ। तो मैंने अपनी लाइफ में सोचा कि मैं गॉड के बिना, गॉड की एनर्जी के बिना नहीं जी सकती, और बस तब से ही मेडिटेशन की शुरुआत हुई। और जब हम स्टडी करते थे तो मुझे जब भी स्टडी टेबल पे बैठते ही मैं पॉइंट ऑफ लाइट को सामने रखते हुए मैं गॉड से बातें करती थी कि हे ऑलमाइटी, आप ही मुझसे स्टडी करवा रहे हो, मैं तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। और जब गॉड से बातें करते करते मैं स्टडी करती थी, मुझे पता ही नहीं चलता था कि कितना टाइम हुआ। और जब मेडिटेशन करते थे रेगुलर बेसिस पे, हम मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब दिल करे, जब भगवान से बातें करते थे, तो ऐसे लगता था जैसे पता नहीं कितनी एनर्जी मिल गई। और रात को भी इतना फ्रेशनेस लगती थी, ऐसे लगता था पूरी रात बैठ के स्टडी कर ले। और एक स्पेशली ऐसा फील होता था कि मैं नहीं कर रही हूँ, बल्कि ऑलमाइटी की पावर ही मुझसे ये करा रही है। तो और फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, थोड़ा सा जैसे जो इम्पोर्टेंट हम जो समझते हैं, जैसे हमारे एग्जाम्स होते हैं तो हम समझते हैं कि मुझे ये टॉपिक कवर करना है, ये करना है, तो ऐसे लगता था जैसे कि कुछ
ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन जब रिजल्ट आता था तो ऐसे लगता था कि ये जो मार्क्स मुझे मिले हैं मेडिटेशन की ये वजह से, मेडिटेशन की मतलब वजह से मेडिटेशन मिले ने हैं। आपको काफी आकर्षित किया। जी। और जब गॉड के बारे में आपको पता चला कि एक ऑलमाइटी एक पावर है, एक बिंदु है, तो Yes. आपने ये डिसीजन लिया कि मुझे जो दुनिया में और भी लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाने के लिए मैं भी एक निमित्त बनूं। आपने इससे प्रेरणा ली। यस। अच्छा सरिता बहन, आप जब इस सेंटर में आई हैं, समर्पित हुई हैं, तो उससे पहले आपने क्या एजुकेशन, क्या शिक्षा ली? मैंने 8th क्लास में जब मेडिटेशन स्टार्ट किया, उसके बाद पढ़ने का बहुत शौक था बचपन से ही, और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इतना पढ़ना है कि सारी लाइफ मेरी पढ़ाई ही ना खत्म हो। तो मुझे दुनिया में आगे बढ़ना है और बहुत सारी डिग्रीज लेनी है। लेकिन जब मुझे माउंट आबू जाने का अवसर मिला, जब मैंने वहाँ पर दादियों को देखा, तो मैंने उनकी उस पायस लाइफ से इतनी इंस्पिरेशन मिली। ऐसा लगा कि इनके जैसा बनना है। कितनी स्वीट है ये, कितनी प्योर है ये, कितनी डिवाइन है ये। और ये भी तो एक स्टडी है। यहाँ पे जो स्पिरिचुअल नॉलेज मिली, तो ऐसा लगा ये भी तो एक स्टडी है। और अगर मुझे ये स्टडी पूरी लाइफ में लाइफ के एंड तक करने का चांस मिले, तो इससे बढ़िया लाइफ और कौन सी हो सकती है। तो माउंट आबू आने के बाद यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ की प्योरिटी, यहाँ की डिविनिटी, और जो हमारी दादियाँ हैं जो बचपन से मेडिटेशन के इस फील्ड में अपनी त्याग, तपस्या और सेवा द्वारा उन्होंने अपनी लाइफ को इतना प्योर और इतना आइडियल बनाया, तो मुझे ऐसा लगा ये मेरे लिए एक रोल मॉडल और है। ये सब कुछ आपको काफी आकर्षित करता है, और फिर आप डिसाइड करती हैं। आपने मेडिकल की भी पढ़ाई की है? यस, मैंने बी फार्मेसी की। अरे वाह। और एग्जाम देते ही मैं यहाँ पर आई, क्योंकि मुझे ये था, क्योंकि घर से एक कंडीशन थी। मेरे फादर ये चाहते थे कि किसी भी हालत में पढ़ाई नहीं छोड़नी, इसीलिए मुझे मजबूरी से था कि पढ़ाई करने का शौक था। लेकिन स्पिरिचुअल स्टडी ने ज़्यादा ट्रैक किया, तो ऐसे लगा कि नहीं, ये भी करनी है, वो भी करनी है। तो एक फादर की विश को पूरी करने के लिए मैंने उस स्टडी को कंप्लीट किया, और जैसे ही पूरी हुई वैसे ही मैं माउंट आबू आई। अच्छा, आपने एक बात कही कि मेडिटेशन ने आपको काफ़ी अट्रैक्ट किया। एक तरफ आपने मेडिकल की भी पढ़ाई की है, तो मेडिटेशन वो क्योर होने में काफ़ी मदद करता है इंसान को, स्पेशली जब 21st सेंचुरी का जो ये समय है। अभी दुनिया में जो रिसर्चेस हुए हैं उसमें ये आंकड़े सामने आए हैं कि अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग अगर जिन 2-3 वजहों से मर रहे हैं, लाता है मानसिक तनाव से, और न केवल मेंटली बल्कि फिजिकली हेल्थ को भी क्योर करें। मेडिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मेडिटेशन एक सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है ना। जैसे फिजिकल बॉडी की हेल्थ को तंदुरुस्त रखना है, तो हम एक्सरसाइज करते हैं, है ना, हेल्दी डाइट लेते हैं, है ना। ऐसे ही मेडिटेशन से माइंड कैसे हेल्दी होता है, क्योंकि पूरी इस लाइफ में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रोल हमारे माइंड का होता है। क्योंकि हमारा जो थॉट सिस्टम है, हमारी सारी लाइफ की पर्सनालिटी उसी पे डिपेंड है। अगर हम कहते हैं थॉट कैन चेंज योर लाइफ, अ थॉट कैन चेंज योर डेस्टिनी, अ थॉट कैन चेंज योर पर्सनालिटी। अगर हमारा थॉट सिस्टम पॉजिटिव है तो हम अपनी लाइफ को पॉजिटिव बना सकते हैं। और अगर आपकी लाइफ पॉजिटिव है, हेल्दी माइंड हैज एन हेल्दी बॉडी, तो मेडिटेशन इज नॉट एनी फिजिकल एक्सरसाइज, बट मेडिटेशन एक मेंटल एक्सरसाइज है। माइंड को हेल्दी रखने के लिए, माइंड को प्योर एंड पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स दे करके हम अपने आप को कैसे एनर्जाइज करें, कैसे पावरफुल करें। अगर हम स्ट्रॉन्ग है, हमारी इनर स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, तो बाहर से आने वाली सिचुएशंस चाहे कितनी भी बड़ी हो, हम उसको इजीली ओवरकम कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही। तो और मेंटली के साथ साथ फिजिकली जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हील करने के लिए भी मेडिटेशन का कहते हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। इसके बारे में कुछ बताएं। ऐसा है कि जैसे मेडिटेशन एक सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है, मेडिटेशन से सेल्फ एम्पावरमेंट मिलती है, लेकिन साथ साथ जब आपका माइंड
प्योर है, पॉजिटिव थॉट से फुलफिल्ड है, तो उसका हमारे बॉडी पे भी एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है ना। जैसे कहते हैं कि मन का तन से गहरा कनेक्शन, अगर आपका मन पॉजिटिव है, आपके मन में चलने वाले विचार एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो एनर्जी, वी फील एनर्जी, है ना। और देखो जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, ऐसे ही हमारी सोल, जिसे आत्मा, स्पिरिट, एनर्जी कहते हैं, जो हम सबको, हमारे इस फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करने वाली एक पावर है, जो यहाँ पर फर्स्ट लेसन ही हमें दिया जाता है कि हम सब के अंदर एक ऐसी स्पिरिचुअल एंटिटी है जिसे सोल, एनर्जी कहा गया है, स्पिरिट कहा गया है। तो सोल हैज गॉट 7 innate qualities: love, peace, happiness, bliss, power, purity, knowledge। तो सोल में ऑलरेडी ये 7 गुणों की एक चमक है। व्हाट इज मेडिटेशन? बेसिकली मेडिटेशन इज अ लिंकिंग ऑफ सोल विद द सुप्रीम सोल। तो सुप्रीम सोल, जिसे हम ऑलमाइटी कहते हैं, गॉड कहते हैं, वो तो ही इज अ सोर्स ऑफ ऑल पावर्स। जैसे अगर मान लीजिए कि एक हॉल में हम एक डायमंड को हैंग करते हैं, ठीक है, तो नेचुरल डायमंड, जो ओरिजिनल डायमंड होता है, उसमें एक नेचुरल लाइट्स होती है, 7 कलर्स की लाइट्स होती है, राइट। वो कोई मैजिक नहीं है, डायमंड है ही इतना प्रेशियस कि उसके अंदर 7 कलर्स की लाइट्स रिफ्लेक्ट करती है। ऐसे ही जैसे देखो, हमने बचपन में पोएम सुनी, अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ये जो पोएम है, ये बेसिकली हमारे लिए ही बनी हुई है। हम सबके लाइफ में एक रियलिटी को शो कर रही है कि वी आर लाइक अ ट्विंकलिंग स्टार, वी आर लाइक अ शाइनिंग स्टार। एंड ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि हम दुनिया में ये नहीं जानते हैं कि हम हैं कौन, है ना, आप कौन हैं। हम ये फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे सब कुछ पहचानते हैं कि ये पंजाबी है, ये गुजराती है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये डॉक्टर है, इंजीनियर है ना। भले कोई ह्यूमन बीइंग किसी भी डिग्री, किसी भी प्रोफेशन को लिए हुए, लेकिन ओरिजिनली वो एक ह्यूमन बीइंग है। बट उस ह्यूमन बीइंग में भी जो पावर है, वो एक स्टार है जो हम सबको चला रहा है, सोल है जो हम सबको चला रही है। जिसे सोल वर्ड कहा गया है, स्वीट होम कहा गया है, जहाँ पे लाइक अ डायमंड इन द स्काई, गॉड इज अ फॉर्म ऑफ अ डायमंड। तो वो जो डायमंड है, उसकी 7 एनर्जीज कंटिन्यूसली फ्लो होती है: लव, पीस, ब्लिस, पावर, प्योरिटी, नॉलेज, लव। तो वो जो एनर्जीज फ्लो होती है, अगर हम मेडिटेशन करते हैं, आप एक स्टार बन करके इस फिजिकल बॉडी से, इस फिजिकल वर्ल्ड से डिटैच हो करके, आउटसाइड वर्ल्ड से डिटैच हो करके, जब आप धीरे 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 अपने आप को उस थॉट प्रोसेस के द्वारा ऑलमाइटी तक ले जाते हैं, तो ऑलमाइटी से जो पावर्स मिलती है, उससे हमारी हेल्थ भी ठीक होती है। जैसे मान लीजिए कि 7 एनर्जीज है ना, जैसे 7 कलर्स को अगर हम 7 एनर्जी से कनेक्ट करें, तो वॉयलेट कलर इज फॉर ब्लिस। तो गॉड इज अ ओशन ऑफ ब्लिस। तो उसकी जो ब्लिसफुल रेज हम फील करते हैं, तो हमारे बॉडी में हार्मोनल बैलेंस रहता है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी का प्रॉपर फंक्शन करता है। तो नेचुरल है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो डिजीज़ है, जैसे कि डायबिटीज़ है, या और भी थायराइड, या और भी ऐसी डिजीज़ है, वी आर, यानी कि जितनी भी बीमारियां होती हैं, हार्मोन्स के जो नेगेटिव हार्मोन्स होते हैं, उनके सिक्रेशन से और ये नेगेटिव थॉट से जुड़ा होता है। और मेडिटेशन इसको पॉजिटिव करता है। इसी से मेंटली और फिजिकली दोनों ही बीमारियों को हील करने में मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। सरिता बहन, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज मेडिटेशन की भी बात हो रही है, जबकि जब शुरुआत हुई थी दादा लेखराज के सामने कई तरह की कठिनाइयाँ भी आई होंगी, और आज इतना आगे बढ़ गया है, दुनिया के कई सारे देशों में
भी और कई सारे विंग भी हैं इसके। इसकी एक बहुत बड़ी खासियत ये भी है कि महिलाएं ही यहाँ की संचालिका होती हैं, प्रमुख होती हैं, जबकि परंपरा से हम देखते हैं कि आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं वो सामान्यतः पुरुष होते हैं। यस, जबकि यहाँ पे यह बात नहीं है, महिलाएं। और ये भी उस समय की बात है जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं था। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इतना भरोसा रहा महिलाओं के ऊपर कि उन्होंने महिलाओं को ही आगे किया, महिलाओं को ही लीड करें, और आज महिलाएं ही लीड कर रही हैं इस पूरे संस्थान को। कहीं भी, चाहे किसी छोटे से तहसील में हो, एक ज़िले में हो, या दुनिया के बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देखें तो महिलाएं ही वहाँ लीड कर रही हैं। इसके बारे में कुछ बताएं कि महिलाएं ही क्यों? बहुत ही सुंदर सवाल आपने पूछा है। हाँ जी। हमारा भारत देश स्वतंत्र भी नहीं हुआ था। 1936 में दादा लेखराज जी के द्वारा निराकार परमपिता परमात्मा ने इस संस्था की स्थापना की। और उस समय एक ऐसा माहौल था कि नारी जाति के ऊपर अत्याचार भी हो रहे थे, कई तरह के शोषण का जितना शिकार थे। सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। हाँ जी। लेकिन उस निराकार परमपिता परमात्मा ने नारी शक्ति के अंदर छिपी हुई उन खूबियों को पहचाना। सबसे पहली बात कि नारी शक्ति जो जिनमें ओरिजिनली ही कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है, जैसे कहा जाता है कि एक बच्चे की सबसे पहली प्रथम गुरु उसकी माँ होती है ना। और एक नारी, एक माँ जो 100 गुरुओं से बढ़कर होती है ना। दूसरी बात आप देखो कि नारियों में, मातृशक्ति में ओरिजिनली ही जैसे संस्कार देने की शक्ति होती है, सहन शक्ति होती है, पालना करने की शक्ति होती है। बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज उनमें नेचुरल वे में होती है। और आपने देखा होगा कि जितनी नदियां हैं ना, उन सब के नाम किस स्त्रियों के नाम पे हैं। गंगा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, सरस्वती, सब नदियों के नाम भी बहनों के नाम, सिर्फ एक ब्रह्मपुत्रा को छोड़ करके। तो भगवान ने नारी शक्ति के अंदर उन खूबियों को ढूंढा, या उनके अंदर उस छिपी हुई उन क्वालिटीज़ को पहचाना कि एक नारी परिवार कल्याणी बनकर परिवार का कल्याण कर सकती है, सबको संभालते हुए, खुद को सहन करते हुए सबकी पालना कर सकती है, तो वो नारी विश्व का कल्याण भी कर सकती है। और इसीलिए यहाँ पर परमात्मा ने, ये कोई इंसान के द्वारा चलाई हुई संस्था नहीं है। भले दादा लेखराज, जिन्हें हम प्यार से पिताश्री ब्रह्मा बाबा कहते हैं, उन्हें इस कार्य के लिए निमित्त बनाया गया, लेकिन वास्तविकता ये है कि उनके द्वारा निराकार परमात्मा ने इस सत्य को पहचाना कि नारी शक्ति ही इस संसार को स्वर्ग बना सकती है ना। जैसे कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है, जहाँ नारी का पूजन होता है, वहाँ देवताएं वास करते हैं। तो हमारा भारत जो सोने की चिड़िया था, स्वर्ग था, वहाँ नारी का सम्मान था, इसलिए भारत स्वर्ग उन्होंने था। व्यवहारिक रूप से नारियों को आगे किया। जो बड़ी बड़ी बातें हमारे ग्रंथों में लिखी गई हैं कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए या उनको रेस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, आमतौर पे होता नहीं आया है, क्योंकि महिलाओं का बहुत शोषण हुआ है। लेकिन दादा लेखराज ने रेस्पेक्टली उनको आगे किया। एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगी कि एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है कि क्या चैलेंजेस होती हैं महिलाओं के सामने एक आध्यात्मिक संस्थान को चलाने के लिए, सेवा देने में? क्योंकि जब पुरुष होते हैं तो पुरुषों को तो परंपरा से वो अधिकार मिला हुआ है, वो चीज़ें मिली हुई हैं, लेकिन महिलाएं जब नहीं होती हैं, हमारे समाज में ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में भी अगर हम देखें तो आध्यात्मिक गुरु जो हैं वो महिलाएँ और किसी संस्थान की जो संचालिका हों वो पुरुष ही हैं, होते आए हैं। तो ऐसे में बहुत
चैलेंजेस भी, क्योंकि माइंडसेट होता है एक तरह का। तो आपको क्या लगता है कि क्या चैलेंजेस एक महिला होने के, आपको ऐसा लगा हो कभी कि अगर पुरुष होते तो शायद उनके सामने ये समस्या नहीं होती, लेकिन अगर मैं महिला हूँ या ये महिला हैं, ब्रह्म कुमारी हैं, संचालिका हैं, प्रमुख हैं, लीड कर रही हैं, निर्णय ले रही हैं, डिसीजंस ले रही हैं, कई तरह के क्रिटिकल कंडीशंस भी हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या कहेंगे आप? ऐसा तो इस संसार में कोई भी नहीं होगा जिसके सामने कभी कोई प्रॉब्लम या चैलेंजेस ना आई हो। हाँ, मेरे कहने का और ये है, दूसरी बात पूछने का ये कि है, सिर्फ लेडीज, हाँ, ऐसा आपको फील हुआ कि लेडीज होने के कारण ही ये प्रॉब्लम हमारे सामने फेस हुआ? क्योंकि जो एक माइंडसेट है वो मेल डोमिनेटेड है, फीमेल डोमिनेटेड, मतलब फीमेल के प्रति उनका ये रहता है कि फीमेल पहले मेल है, फिर फीमेल सेकेंडरी होती हैं। तो यहाँ पे तो फीमेल ही प्राइमरी है और मेल सेकेंडरी है। तो ऐसे में ऐसा है कि यहाँ पर सबसे पहली आध्यात्मिक शिक्षा ही हमें ये दी जाती है कि मेल फीमेल से उठकर मैं एक शक्ति हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ और मेरा पिता सर्वशक्तिवान है। ठीक है, तो जहाँ सर्वशक्तिवान की मैं संतान हूँ तो मैं भी तो शक्तिशाली हुई। और आत्मा जो है, आप आत्मा एक पुरुष वैसे कहा जाता है, ना वो मेल ना फीमेल, लेकिन आत्मा अविनाशी शक्ति है। तो परमात्मा आकर के हमें इसी भान से ऊपर उठाता है कि मैं एक शक्तिशाली पिता की संतान। लेकिन जो संचालिका होती हैं वो तो महिलाएं ही होती हैं, जो लीड करती हैं वो तो लेडीज ही होती हैं। ऐसा है कि भले कितने भी चैलेंजेस आए, लेकिन अगर हम इस आध्यात्मिक शिक्षाओं को अपने स्मृति पटल पर कायम रखते हैं कि मेरे साथ सर्वशक्तिवान पिता है, ईश्वर अपने साथ है, तो डरने की क्या बात की शक्ति पे भी कॉन्फिडेंस है कि हम ऐसा कर सकते हैं। अगर हम ईश्वरीय शक्ति को अपने साथ रखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो समस्याएं हैं, ये जो चैलेंजेस है, ऐसे लगता है जैसे ये खेल है और उसकी शक्ति अपने आप ही हमें एक रास्ता दे देती है, अपने आप ही हमें उन विघ्नों से कैसे दूर हो जाए या उन विघ्नों को कैसे पार करे, कैसे उन चैलेंजेस को ओवरकम करे, वो हमें एक वे दे देती है, वो एक पावर देती है। तो इसीलिए हमारी दादियाँ हैं। आप सोचो कि जिन्होंने इस दुनियादारी को तो देखा ही नहीं था, ब्रह्मा बाबा ने, हमारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा, जिन्हें दादा लेखराज के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें एक ऐसी अलौकिक स्नेह भरी पालना दी, उन्हें एक ऐसी शिव शक्ति बनाकर पहले तैयार किया और फिर उसके बाद उन्होंने चैलेंजेस दुनिया के फेस करने के लिए कि अब आपको विश्व कल्याण करना है। आप सोचो कि जिन्हें दुनियादारी नहीं, जिन्होंने दुनिया नहीं देखी थी, वो डायरेक्ट मैदान में उतर आई कि हमें भगवान का संदेश सबको देना। आप सोचो उनके सामने कितने चैलेंजेस आए, ना उनके पास दुनियादारी की नॉलेज तो शुरुआती समय था, तो काफी चैलेंजेस आई, बहुत सारे चैलेंजेस आए। मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा चैलेंजेस तो हमारी दादियों ने फेस किए और उसमें भी वो सिर्फ एक निश्चय के ऊपर, एक बल, एक भरोसे के ऊपर कायम थी कि ये कार्य भगवान का है और वो कराने वाला है, हम सिर्फ निमित्त है, हम एक इंस्ट्रूमेंट है। बस इसी श्रेष्ठ भावना से उन्होंने इस कार्य की शुरुआत की और देखो आज आप खुद ही देख रहे हो कि इस कार्य को एक वट वृक्ष की तरह ये संस्था फैली हुई है। आपने जब वट वृक्ष की बात की तो इसमें कई सारे विंग्स, शायद 19 या 18 कुछ विंग हैं। हाँ जी। तो वे विंग हैं, क्या क्या कार्य कर रहे हैं कुछ उसके बारे में? उसमें एक महिला विंग भी है। यस, स्पेशली आप हमें महिला विंग के बारे में बताएं। ब्रह्मा कुमारी इसके साथ ही एक सिस्टरली कंसर्न है, राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन। अच्छा। उसके अंतर्गत 19 विंग्स है, जैसे एजुकेशन विंग है, सोशल सर्विस विंग है, मीडिया विंग है, स्पोर्ट्स विंग है, ऐसे ही एक विंग है महिला विंग, वुमेन विंग। महिला विंग में क्या महिलाओं के लिए उसमें क्या
कुछ महिलाओं के लिए जो नारी शक्ति आज अपने आप में कभी कभी जो चैलेंजेस फेस करती है, अपने आप को कमज़ोर फील करती है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में कई बार अपने आप को बहुत ही अबला महसूस करती है, तो उन्हें एम्पावर करने के लिए नारी शक्ति के अंदर की आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए यहाँ पर पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में वुमेन एम्पावरमेंट की रैलीज निकलती है। और जैसे बीच में मोदी जी ने एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अभियान शुरू किया था, तो उसी के साथ साथ ब्रह्मा कुमारी ने एक अभियान शुरू किया, बेटी बचाओ सशक्त बनाओ। अच्छा, है ना, कितना सुंदर ये प्रोजेक्ट था कि सिर्फ बेटियों को पढ़ाओ ही नहीं, लेकिन उन्हें ऐसा सशक्त बनाओ कि वो दुनिया के चैलेंजेस को आराम से फेस कर सके। तो इसीलिए ये अभियान ऑल ओवर द इंडिया इतना सुचारू रूप से चला, और मैं खुद उस अभियान में शामिल हुई थी। एक एक दिन में 8-8, 10-10 प्रोग्राम्स होते थे। भारत के विभिन्न राज्यों में ये अभियान चला, और स्कूल में, कॉलेजेस में, हॉस्टल्स में, नर्सिंग कॉलेज में, जहाँ जहाँ पर फीमेल्स वर्क करती है, जहाँ जहाँ पर नारी संगठन था, वहाँ वहाँ ये प्रोग्राम हुए। और सिर्फ नारी नहीं, पुरुष भी उसमें शामिल हुए, और उन्हें ये जागृति दिलाई गई, बेटियों को सशक्त करेंगे तो वो दुनिया में परिवार कल्याणी क्या, विश्व कल्याणी बनकर के सारे संसार को स्वर्ग बना सकती है। पूरी दुनिया को सशक्त होने के लिए स्त्रियों का सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सरिता बहन, आपने हमारे सवालों के जवाब दिए और कई सारी ऐसी चीज़ें बताई जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।